हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप नया मोबाइल परचेज करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मोबाइल परचेज करने से पहले सबसे पहले हमें बजट डिसाइड कर लेना कि हमारा एक स्पेसिफिक बजट क्या है। 10,000, 15,000, 20,000, उसके अकॉर्डिंग ही हमें मोबाइल देखना चाहिए। चलो ठीक है, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास XYZ बजट है 15,000 का और हम देख रहे हैं आईफोन या कोई सैमसंग की नोट सीरीज़ या एस सीरीज़, तो वो बात हो गई कि हमारे पास बजट है साइकिल का और हम भाव पूछ रहे हैं फॉर्चूनर के। वो चीज़ नहीं होनी, क्योंकि अगला दुकान वाला भी परेशान होता है और हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। जो चीज़ हमें चाहिए नहीं तो उसको देखने का कोई मतलब नहीं। हम सारी चीज़ें महंगी महंगी देख लेते हैं और उसके बाद में बोलते हैं कि हमें कोई अच्छा सा एक 10,000 की बजट का एक मोबाइल दिखा दो। आज के इस वीडियो के अंदर जो 10,000 या 12,000, 15,000 से ऊपर के फ़ोन रहने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो 10,000 के नीचे 5-7 हज़ार का फ़ोन है तो उसके अंदर हम क्या ही देखते हैं, कोई देखने वाली बात ही नहीं है। उसके अंदर जो आपको पसंद आए और दुकान वाला बोले कि ये बेस्ट है तो फिर वही ले लीजिए। आजकल मोबाइल हमें EMI पर भी उपलब्ध होते हैं, तो ये भी डिसाइड करना है कि EMI पर लेना है कि बजट में लेना है। EMI ऐसी कीजिए कि आप उसकी किस्तें भर सको। अगर उसके बाद आपकी किस्तें ड्यू हो जाती है तो आपका फ्यूचर के लिए सिविल स्कोर ख़राब होता है, तो वो बहुत दिनों तक आपके लिए परेशानी बनने वाली है। इसलिए इतना बजट डिसाइड कीजिए कि आप कैश है तो बजट डिसाइड कर लीजिए, और अगर EMI है तो उस हिसाब से रखिए कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आप उसे टाइमली उसको पे कर सको। और नेक्स्ट थिंग हमारी ये रहेगी कि आपको कंपनी भी डिसाइड कर लेनी है। अगर आपका बजट ज़्यादा है, जैसे कि 40,000 के ऊपर का बजट है, तो आप आईफोन या सैमसंग में स्विच कीजिए, क्योंकि बाकी सारी जो भी कंपनी है उनके फ़ोन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। अगर उसके अंदर कोई अपडेट भी आते हैं तो उसके बाद में वो फ़ोन 1-2 साल के बाद ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हैं। तो आपको आईफोन या सैमसंग में स्विच करना है। ये फ़ोन काफ़ी स्टेबल होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस बहुत कम डाउन होती है बाकी फ़ोन से। लेकिन बाकी जो भी कंपनियां हैं जैसे ओप्पो, वीवो, शाओमी, रेडमी, जो भी कंपनीज़ है उनके अंदर डे बाय डे अगर 2 साल अपन मोबाइल को यूज़ करते उसके बाद में जो भी अपडेट आता है या ऑटोमेटिकली फ़ोन को स्लो कर दिया जाता है, वो फ़ोन खुद स्लो नहीं होता है, कंपनी खुद उसको स्लो करती है ताकि कस्टमर नया फ़ोन ले। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको कंपनी डिसाइड करनी है, और हो सके तो वो सेम कंपनी में फ़ोन स्विच कीजिए जो हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं। उसके अंदर सेम फ़ोन हमें स्विच करने से ये फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जो हम फ़ोन ऑलरेडी यूज़ करते हैं उसका हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का काफ़ी आदत लग जाती है। तो उसके ही सेम कंपनी का अगर हम फ़ोन लेते हैं तो हमें ईजीली वो एक्सेस हो पाता है, उसका कस्टमाइजेशन करना इजी रहता है, उसको ऑपरेट जो भी हम चीज़ें है उसको ढूंढनी है तो हमें इजीली मिल जाती है। अगर नया फ़ोन होता है तो हमें 1-2 महीने तो लग ही जाते हैं उसको सेट करने में, पूरा फ़ोन सेटअप करने में। कभी कभी कोई चीज़ें नहीं मिलती है, सेटिंग्स में दिक्कत होती है, किसी के अंदर कोई फीचर हो या ना हो। और नेक्स्ट अगली जो हम बात करने वाले हैं वो है प्रोसेसर। जैसे मोबाइल को चलाने के लिए सबसे और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसका इंजन रहता है वो होता है उसका प्रोसेसर। अब आज के टाइम में अगर हम प्रोसेसर का ज्ञान नहीं रखते हैं तो ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि प्रोसेसर हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि उस पे ही फ़ोन की सारी परफॉर्मेंस उसी पे डिपेंड करने वाली है, क्योंकि फ़ोन को ऑपरेट वही करता है, कोई कंपनी ऑपरेट नहीं करती है। जो मोबाइल का जो मेन इंजन रहने वाला है वो तो प्रोसेसर ही रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम प्रोसेसर को डिसाइड करेंगे। उसके अंदर जो बेस्ट प्रोसेसर होते हैं वो स्नैपड्रैगन के रहते हैं, और उससे भी लगभग सिमिलर हम देखें तो मीडियाटेक के रहते हैं। आईफोन में स्विच कर रहे हैं तो उसके अंदर तो अलग प्रोसेसर रहेगा, बायोनिक की चिपसेट रहती है, वह रहती है, तो वो तो ज़्यादा पावरफुल होती है, उसको तो देखने वाली कोई बात है नहीं। आईफोन का एक अलग मैटर है।
और आईफोन का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है, तो उसके अंदर ऐसी ज़्यादा कुछ देखने वाली बात रहती नहीं है। इसलिए जो भी फ़ोन अगर 40,000 के अंदर का है तो उसके अंदर लगभग फ़ोन स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक के भी आते हैं, तो उसके अंदर प्रोसेसर बेस्ट होते हैं, लेकिन प्रोसेसर की अलग एक सीरीज होती है, एक नंबर होता है, वो नंबर हमें देखना पड़ता है। और कब, जब फ़ोन हम किस पर्पज़ के लिए ख़रीद रहे हैं, कि फ़ोन का हमारा ज़्यादातर किस चीज़ में यूज होना। गेमिंग फ़ोन तो एक अलग ही सीरीज़ के अंदर आते हैं, उनका सारा जो स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा अलग होता है। ये गेमिंग फ़ोन जो बनता है उसके अंदर मेन चीज़ जो टारगेट रहती है वो रहता है प्रोसेसर और उसकी परफॉर्मेंस। बाकी जो कैमरा वगैरह है उसके अंदर कंपनी कॉस्ट कटिंग करके अपन को परफॉर्मेंस सबसे पहले प्रोवाइड करती है। और गेमिंग फ़ोन है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, वो कम चलते हैं। दूसरे जो फ़ोन रहते हैं जैसे कि ओवरऑल फ़ोन चलाने के लिए नॉर्मल जो फ़ोन रहते हैं उससे थोड़ी सी उसकी एज कम होती है, क्योंकि कंपनी जब भी हमें गेमिंग फ़ोन बना के देती है तो उसको ओवरक्लॉक करती है प्रोसेसर को, यानी कि उसको हाई गीगाहर्ट्ज़ पे उसको क्लॉक किया जाता है। कंपनी जब प्रोसेसर को हाई गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक करती है तो उसकी परफॉर्मेंस लंबे समय के लिए नहीं होती है। वो फ़ोन लगभग 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल तक अच्छे से चलता, उसके बाद उसके अंदर कोई ना कोई इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोसेसर ही डिसाइड करना है कि कौन सा मोबाइल लेना। और प्रोसेसर कैसे डिसाइड करेंगे, वो चीज़ ये है कि लगभग सारे फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक के ही प्रोसेसर आते हैं। मोबाइल का बजट और कंपनी डिसाइड करने के बाद में हम ये सर्च करेंगे यूट्यूब पर या क्रोम पर कि उस फ़ोन के जो सिमिलर फ़ोन है और वही जो फ़ोन है जो हमने डिसाइड किया उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस रहने वाली। तो उसके लिए हमें प्रोसेसर का एंटूटू स्कोर, बेंचमार्क स्कोर और गीक बेंच स्कोर और CPU थ्रोटल, ये सब चीज़ें करके वो जो यूट्यूबर या कोई गूगल क्रोम पर जो साइट रहती है उन पर हमें ये सब आंकड़े दिखाए जाते हैं। जो हाईएस्ट स्कोर रहता है वही जो प्रोसेसर बेस्ट होता है। मोबाइल के अंदर जो भी पूरी की पूरी ताकत होती है उसको लगाने के बाद ये एंटूटू स्कोर, CPU थ्रोटल, गीक बेंच वगैरह जो भी है ये आंकड़े उसके बाद में डिसाइड होते हैं, क्योंकि मोबाइल की पूरी ताकत कितनी है, अगर उसको सबसे ज़्यादा टास्क और ज़्यादा हेवी से हेवी टास्क करते हैं तो ये CPU कितना कैपेबल है, उसके बाद में हमें वो आंकड़ा दिया जाता है कि कितना पावरफुल मोबाइल ये है। अगर 15,000 या 10,000 से ऊपर का फ़ोन है तो आपको उस फ़ोन के अंदर एंटूटू स्कोर मिनिमम से मिनिमम 5 लाख से ऊपर ही होना चाहिए। और हमें बाकी जो फ़ोन रहते हैं उनके साथ में जो उस बजट के अकॉर्डिंग जो भी फ़ोन रहते हैं उसके साथ में कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सबसे बेस्ट फ़ोन कौन सा रहने वाला है। ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई है यही सबसे पहले हमें डिसाइड करना है, क्योंकि बजट क्या है, प्रोसेसर क्या है और कंपनी कौन सी है। ऐसी कंपनी में हमें स्विच करना है जिस कंपनी की सर्विस अच्छी हो। कुछ कस्टमर ऐसे भी रहते हैं जो मोबाइल ख़रीदने के बाद दुकान वाले के चक्कर काटते रहते हैं कि आपने ऐसा क्या दिया, ऐसा दिया, इसमें ये हो गया, इसमें वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। गारंटी वारंटी कंपनी की रहती है, दुकान वाले को मोबाइल वो ऊपर में नहीं आता। क्योंकि मोबाइल जब भी हम परचेज़ करने जाते हैं तो दुकानदार जो होता है वो हमें एक मोबाइल सजेस्ट नहीं करता है, कम से कम 2, 3, 4 मोबाइल तो हमें दिखाई देता है। उसके अंदर डिसाइड करते हैं तो हम खुद करते हैं क्योंकि हमें जो पसंद आता है। और उसके बाद हम जब भी कोई फ़ोन के अंदर मिस्टेक आती है तो हम उसके पास जाते हैं कि ऐसा क्यों दिया, ऐसा क्यों दिया, फ़ोन के अंदर वो हो गया है। लेकिन उसके अंदर दुकानदार की गलती नहीं होती है। जो भी फ़ोन की मिस्टेक्स आती है तो हमें उस कंपनी के सर्विस सेंटर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल वाला जो भी होता है वो घर पे फ़ोन नहीं बनाता, वो खुद आगे से ख़रीद के ले आता है और अपना जो भी कमीशन रहता है वो लेता है और उसके बाद वो हमें दे देता है। तो उसके लिए हमें दुकानदार को परेशान नहीं करना चाहिए। मोबाइल का बजट, कंपनी और प्रोसेसर ये सब डिसाइड होने के बाद हमें कुछ चीज़ें ये भी देखनी है कि 10,000 या 12,000, 15,000 के आसपास का मोबाइल है तो और भी चीज़ें देखने लायक रहती है।
मोबाइल के अंदर क्या क्या कंपनी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है, वो भी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। आजकल तो 10,000 से ऊपर के फ़ोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले आने स्टार्ट हो गए हैं, लगभग फ़ोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले आते हैं। आईपीएस डिस्प्ले का ज़माना चला गया है। आईपीएस की डिस्प्ले लगभग 10,000 के जो नीचे फ़ोन रहते हैं उसके अंदर आती है। अगर कोई फ़ोन अगर 12-15 हज़ार का रहता है तो उसके अंदर आईपीएस डिस्प्ले का तो क्या ही मतलब। एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट होते हैं, उसके अंदर कलर्स अच्छे रहते हैं और बैटरी भी कम कंजप्शन करता है। डिस्प्ले के अंदर हमें एमोलेड है या आईपीएस ये देखने के बाद में ये भी देखना है कि फ्रेम रेट क्या रहने वाले। जो फ़ोन ज़्यादा फ्रेम रेट प्रोवाइड करता है इतना ही फ़ोन स्मूथ चलता है। जैसे लगभग फ़ोन के अंदर आज से पहले भी आते थे और लगभग आज भी 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले आती है। अगर 10,000 के फ़ोन के अंदर तो 60 हर्ट्ज़ ही आएगा लगभग। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आपको 120 हर्ट्ज़ 10,000 के अंदर देखने को मिल जाए। 15,000 के ऊपर का अगर आपका बजट है तो उसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले स्विच करना है, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस रहती है डिस्प्ले के अंदर, जो हम डे बाय डे जो भी टास्क करते हैं तो वो थोड़े स्मूथली चलते हैं। 90 FPS या 120 FPS तो होना ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल का बैक पैनल देखते ही बस यही लेना मुझे, ऐसा नहीं होता है। मोबाइल का लुक एंड डिज़ाइन मैटर नहीं करता है, मोबाइल की परफॉर्मेंस मैटर करती है। मोबाइल का बैग चाहे कोई भी हो, जैसे प्लास्टिक बैग हो, मेटल बैग हो, ग्लास बैग हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल यूट्यूब पर ट्रेंड सब दिखाते हैं कि इसके अंदर ग्लास बैग है तो बेस्ट है, लेकिन ग्लास बैग बेस्ट नहीं होता है। बेस्ट तो पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक बैग होता है, वो भी बेस्ट होता है, और मेटल बैग भी बेस्ट होता है। ग्लास बैग में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो टूट जाता है। टूट जाने पे उसकी जो अगर फ़ोन कोई 20,000 के आसपास है तो उसके अंदर जैसे IP रेटिंग होती है जो वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट होता है, तो वो सब ब्रेक हो जाने के बाद में वो चीज़ वर्क नहीं करती है। इसलिए हो सके तो प्लास्टिक बैग या मेटल बैग में ही स्विच करें। मेटल बैग पहले के टाइम आते थे, अभी आते नहीं। अब लगभग सारे फ़ोन ग्लास बैग में आते हैं, लेकिन प्लास्टिक बैग बेस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम बैग कवर लगा के यूज़ करते हैं तो हमें प्लास्टिक बैग ही स्विच करना चाहिए। ग्लास बैग के ट्रेंड में आने से कोई फ़ायदा नहीं। और हम मोबाइल के अंदर जो कैमरा देखते हैं, अगर हम कंटेंट शूट करते हैं तो हमें उस मोबाइल की यूट्यूब पर रिव्यूज़ देख लेनी चाहिए कि क्या क्या है। यूट्यूबर लगभग 50% यूट्यूबर जो भी रिव्यू देते हैं वो स्पॉन्सर होते हैं ब्रांड के द्वारा। ब्रांड लॉन्च होने से पहले ही उनको एक मोबाइल भेज देता है कि आपको इस चीज़ का रिव्यू करना है। मोबाइल उनको फ्री में दिया जाता है। कोई कोई कंपनी उनके साथ में बजट भी प्रोवाइड करती है, उनको पैसे भी देती है। मोबाइल लॉन्च होने से पहले यूट्यूबर के पास में वो 15 दिन पहले पहुंच जाता है, क्योंकि कंपनी मोबाइल यूट्यूबर के पास में भेज देती है कि इसका आपको रिव्यू करना। और मोबाइल रिव्यू करने वाले जो यूट्यूबर है वो उसको ऑलरेडी टेस्ट करके रखते हैं, पूरी परफॉर्मेंस रिव्यू अनबॉक्सिंग सब कुछ करके ही रखते हैं। बस उधर मोबाइल लॉन्च होता है और इधर से वीडियो को पब्लिक कर देते हैं। जो जैसे कि यूट्यूबर को कंपनी मोबाइल भेजती है तो उसके अंदर कुछ शर्तें होती है कि ये चीज़ें दिखानी है, इनकी आपको तारीफ़ करनी है। और कंपनी को तो पता ही है कि हमने कहाँ कॉस्ट कटिंग की है, फ़ोन के अंदर क्या क्या कमी है, उस चीज़ को ही वो बता देती है कि इस चीज़ के बारे में आपको बात भी नहीं करनी है, आपके वीडियो से ये पॉइंट आना ही नहीं चाहिए। जो लोग कंटेंट शूट करते हैं वो कैमरा के लिए भी फ़ोन परचेज़ करते हैं, तो कैमरे के अंदर कुछ जैसे मेगापिक्सल रहते हैं तो उसके अंदर भी लोग भ्रमित हो जाते हैं, जैसे कि 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, ये सब बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो मेगापिक्सल सिर्फ मायने नहीं रखता है। कैमरा के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि कैमरा कौन सी कंपनी का है, कैमरे के अंदर क्या अपर्चर रहने वाला है और उसका आउटपुट कैसा है, प्रोसेसर उस चीज़ को प्रोसेस कर पाता है कि नहीं पाता है। जैसे किसी फ़ोन के अंदर 108 या 200 मेगापिक्सल का कैमरा है तो उसके अंदर जो कैमरा होता है वो 12, 15 या 20 मेगापिक्सल का इतना ही होता है। और उसके अंदर क्या थोड़ा सेंसर साइज़ बड़ा रहता है, कैमरे का जो सेंसर साइज़ है तो वो बड़ा रहता है, यानी कि अपर्चर
उसका अच्छा रहने वाला है, यानी कम अपर्चर रहता है, तो वो ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है। और 108 मेगापिक्सल का कैमरा हकीकत में वो होता नहीं है, उसके अंदर पिक्सल कंबाइन टेक्नोलॉजी होती है, जो कि फ़ोटो के अंदर जो भी पिक्सल रहते हैं उसको वो कुछ पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देता है, जिससे हम फ़ोटो को मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, जिससे हमें लगता है कि फ़ोटो के अंदर काफ़ी बहुत सारी डिटेल कैप्चर की। तो ऐसा नहीं है, उसको वो काफ़ी टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, तो फ़ोटो वो काफ़ी जूम होने लगती है। कैमरा का मेगापिक्सल मैटर नहीं करता है, उसका आउटपुट मैटर करता है कि उसका जो आउटपुट निकल के जो आता है, हमें रिजल्ट देता है, वो कैसे देता है। जैसे ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा है तो उसको हम, जैसे कोई बैनर तो बनाने वाले हैं नहीं, बड़े बड़े होर्डिंग तो कैमरा से फ़ोटो खींच के बनाने वाले हैं नहीं। अगर जैसे कि कोई फ़ोन बुके इफ़ेक्ट लेता है तो उसके अंदर जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर होता है, और जो सब्जेक्ट है वो फोकस में रहता है। तो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड जो रहता है उसके जो एजेस है उसको फ़ोन कैसे मेंटेन करता है, ब्लर कर देता है, उसके साथ में ही मिक्स कर देता है या सही से निकाल देता है, ये चीज़ मैटर करती है। नहीं तो मेगापिक्सल के चक्कर में वो आर्टिफिशियल फ़ोटो बना के दे देता है। जैसे कुछ फ़ोन ऐसे रहते हैं जिससे हम कैमरा की फ़ोटो तो लेते हैं, लेकिन उससे हमारी शक्ल तो कोई मैटर ही नहीं करती, हमारा थोबड़ा अलग है और वो फ़ोटो है जो इतनी खूबसूरत दिखा देता है कि हमें लगता है वाह वाकई क्या कैमरा। लेकिन वो कैमरा अच्छा नहीं होता। कैमरा अच्छा वो होता है जो हमें रियल फ़ोटो दे सके, जिसके अंदर रियल फ़ोटो आती है वही कैमरा बेस्ट है। जो जितनी डिटेल कैप्चर करता है वो कैमरा बेस्ट है। तो इसलिए ज़्यादा लीपापोती के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फ़ोन होते हैं वो हमें बेटर आउटपुट दिखाते हैं, लेकिन वो अभी जो ज़माना है वो 5G का ज़माना। अगर फ़ोन 4G है तो फिर क्या मतलब। अगर फ़ोन 5G है तो उसके अंदर 5 बैंड होने चाहिए मिनिमम, या उससे ऊपर होने चाहिए। 5 बैंड से कम है तो फिर वो फ़ोन कहीं कहीं आपका नेटवर्क में स्ट्रगल ज़रूर करने वाला है, क्योंकि कभी 5G कहीं 4G कहीं 5G कहीं 4G ऐसे स्विच करता रहेगा, तो उससे आपको नेटवर्क में भी दिक्कत आएगी। फ़िलहाल 5G फ्री है, तो वो जैसे ही 5G से 4G में स्विच करता है, मान लो हम कोई यूट्यूबर फुल HD में कोई कंटेंट देख रहे हैं और वो उसके अंदर 4G और 5G ऐसे स्विच करता है, तो हमारा डाटा ख़त्म हो जाएगा। डेली लिमिट रहती है डाटा की, वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम एक्सेस नहीं कर पाते फ़ोन के अंदर। तो इसलिए हमें ज़्यादा बैंड भी मैटर करते हैं। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट 5G बैंड्स होते हैं, जैसे N77, N78 वगैरह, ये सारे बैंड उसके अंदर होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारा फ़ोन अगर 15,000 की बजट रेंज का है या उससे ऊपर है तो फास्ट चार्जिंग तो हम एक्सेप्ट करते ही है। उसके अंदर मिनिमम 30 वोट या उससे ऊपर का फास्ट चार्जिंग होना चाहिए। और बाकी तो अलग अलग कंपनियां अपने अलग अलग स्पेसिफिकेशन भी देती है। जैसे कि Xiaomi है तो IR ब्लास्टर देती है, तो फ़ोन को एज ए रिमोट यूज़ करना है तो उससे ईजी एक्सेस कर पाते हैं हम। कोई कंपनी होती है हमें कोई विशेष स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है, तो वो अलग चीज़ है। तो ये चीज़ें हम अगर दिमाग में रखते हैं तो हमारे लिए भी इजी रहता है और दुकानदार के लिए भी इजी रहता है कि कस्टमर को क्या चाहिए और हमें क्या देना है, कि बजट क्या है। सबसे पहले उससे हम बजट बताते हैं, फिर अपना स्पेसिफिकेशन बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें हमें दिखाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी को कॉल करके बोल देते हैं कि भाई मुझे फ़ोन परचेज़ करना और तुम बताओ कि मुझे कौन सा फ़ोन लेना है। अब उससे थोड़ी ना पता है कि आपका फ़ोन का यूज़ करने का पर्पज़ क्या है, आप किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, कि आपको फ़ोन के अंदर क्या होना ज़रूरी है। अब वो अपना टाइम वेस्ट करके आपके लिए फ़ोन ढूंढेगा या आप खुद ढूंढेंगे। ये हो सके तो ये चीज़ आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या चीज़ चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मोबाइल जैसे अपन परचेज़ करते हैं तो उसके पहले हमें इस चीज़ को हमें माइंड में रखनी चाहिए। और बाकी तो बजट के अकॉर्डिंग सब चीज़ें डिसाइड होती है। जैसे हर चीज़ की क्वालिटी रहती है, जैसे USB पोर्ट है तो उसकी स्पीड होती है, स्टोरेज की स्पीड होती है, रीड एंड राइट, और बहुत सारी जैसे है, तो हर चीज़ बजट के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन अगर कम बजट है तो ये चीज़ें तो कम से कम हमें दिमाग में रखनी ही चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।